डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है भाऊ तोरसेकर जी और हम उनसे बात करेंगे कुछ बिहार, कुछ बंगाल और कुछ इधर-उधर की बातें। सो भाऊ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और भाऊ, बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में क्या महागठबंधन ने बिल्कुल एक तरह से हथियार डाल दिए हैं क्या? हाँ, वो तो मैंने हाँ कल जो कुछ देख रहा था, वो कल या परसों की बात है, तो उन्होंने नया स्लोगन चुना है, अब की बार डुबकी मार। तो वहां से शुरू हो गए तो क्या करेंगे। तो मुझे किसी ने पूछा ये पानी में क्यों डुबकी मारे। मैंने बोला जहाँ डुबाना है तेजस्वी को वो पूरा गहरा पानी है कि नहीं, गहराई देखने चेक करने के लिए डुबकी मारी है। तो उनके समझ में आएगा पूरी तरह से नहीं डूबेगा, थोड़ा बचेगा। यार अजीब बात ये होती है ना कि राजनीति छोड़कर सब कुछ बचकानी हरकतें करते, सिर्फ राजनीति नहीं करते। यानी क्यों क्यों फंसा है ये इंसान राजनीति में, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब मछली पकड़ने गए तालाब में, उधर पानी में डुबकी मारी, उधर तैर कर दिखाया। पार्टी डूब रही है और ये कम से कम पानी में जाके तैर कर दिखाते हैं। तो उनका क्या लाइन ऑफ थिंकिंग है, मैं जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। समझ में नहीं आता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। जब अब 2 दिन तो बचे, आज अभी थोड़ी देर में प्रचार तो पहले राउंड का बंद हो जाएगा। तो ये तो कल भी जो है वो वोट चोरी की बात कर रहे थे राहुल गांधी। अरे इनको वोट क्या होता है उसका पता नहीं। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि लिस्ट जो होती है उसको क्या वोट बोलते हैं क्या। आप आईएएस हो, आप यूपीएससी वगैरह परीक्षा दिए हुए हो, मुझे बोलिए कि 10-15 लाख बच्चे फॉर्म भरते यूपीएससी का, फॉर्म भरा इसका मतलब वो आईएएस हो गया? बिल्कुल नहीं। वो फॉर्म भरता है, उसमें से कुछ 30-40% शायद मेंस की प्राइमरी होती है उसमें बैठ जाते हैं, और उसमें से जो निकलते हैं 1-1.5 लाख कुछ, वो मेंस के लिए स्टडी करते हैं, और उसके बाद फिर वो उसमें पास हो गए, उसका इंटरव्यू होता है, बहुत सारे झंझट है उसके बाद होते हैं। तो जब तक आपका लिस्ट में नाम है उससे कोई मतलब नहीं है। आप जाकर उधर बटन दबाओ या अपना क्या बोलते हैं वोटिंग करो, ठप्पा मारो, तब वोट होता है। वोट का मतलब क्या है? आपका वोटर लिस्ट में नाम है, इसका मतलब आपका वोट हो गया? बिल्कुल नहीं। आज भी आप देखेंगे तो 70% से ज्यादा कभी वोटिंग होता नहीं। इसका मतलब 30% लोगों का वोट चोरी हो गया। अरे इनका नाम तो है, इन्होंने वोट नहीं किया, देखो वोट चोरी हो गई। ये क्या है? मेरी जो कुछ बोल रहे इस पर, इनको दिमाग है क्या? वोट किसे बोलते, वोट किसको बोलते? आप जाकर कास्ट करते हो वोट, उसके बाद वो वोट होता है, वरना आपका नाम रजिस्टर है उससे कोई मतलब नहीं है। वो 10 नाम हो, 100 नाम हो,
झूठे हो सच हो उसको वोट नहीं बोलते, उसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। तो फिर से वोट चोरी का शुरू किया। तो और क्या करेंगे, दूसरा खिलौना कोई मिल नहीं रहा है ना। जब तक नया खिलौना नहीं आता तो पुराने खिलौने से बच्चों को खेलना पड़ता है, बेचारे करे तो क्या करे। काम तो मुसीबत का ही है। लेकिन आज अभी मैं थोड़ी देर पहले अभिषेक से बात कर रहा था, तो अभिषेक का कहना है कि साहब 137 से लेके 140 तक तो पक्की है एनडीए की सीटें। नहीं, वो तो मैंने तो 2 महीने पहले मेरा आंकड़ा फिक्स किया 150+, वो शायद 200 तक भी जा सकते। लेकिन जितना मेरा अंदाजा है 2-2.5 महीने पहले का है, 3 महीने पहले का, अभिषेक के साथ ही मैंने बोला था। तो मैंने उसको बोला था 150 के नीचे तो नहीं है। और इसका कारण भी है, मैं उसका लॉजिक दे रहा हूं। अगर सामने कोई लड़ने के लिए है ही नहीं तो ये जितने हारने की कोशिश करेंगे उतने हार जाएंगे ना। ये बात है कि एनडीए कितना हारने की कोशिश कर रही है। ये चुनाव किस ढंग का है आप समझ लो। जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में रिपीट हो रहा है। और मैं कोई नई बात बोल नहीं रहा हूं, मैं तो पिछले कुछ 2-3 महीने से बोल रहा हूं ये महाराष्ट्र का रिपीट होने जा रहा है। अब रिपीट का मतलब क्या है, आपको याद होगा जब तक पर्चा भरने की डेट खत्म नहीं हुई तब तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ था महाराष्ट्र में। तो झगड़ा किस पर चल रहा था, चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। उद्धव ठाकरे पीछे पड़ गए थे कि मेरा नाम डिक्लेयर करो, मेरा नाम डिक्लेयर करो। कांग्रेस बोलती थी वैसा नहीं डिक्लेयर कर सकते। नाना पटोले की बेटी बोल रही थी मेरा बाप ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। और इसमें सब टाइम निकल गया। तो कैंपेन करने के लिए, तैयारी करने के लिए इनको टाइम बचा नहीं। बिल्कुल वही रिपीट बिहार में हुआ है। कल परसों तक आपको याद होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है एसआईआर करो और चुनाव पूरा करो, उसके बाद आप वोट चोरी में लगे रहते हो। इसका मतलब आपका जो क्रुशियल टाइम है वो राहुल गांधी खराब कर रहे थे और तेजस्वी इसको कोऑपरेट कर रहे थे। और तेजस्वी अड़े कहा कि मेरा नाम डिक्लेयर करो, तब तक ना सीट का बंटवारा हो रहा है। आखिर में मैंने एक वीडियो बनाया था कि महागठबंधन का सीट का बंटवारा जो है वो चुनाव आयोग करेगा। इसका मतलब ये है कि आखिरी दिन विड्रॉवल के जितने बचेंगे, जो जिस पार्टी में हो गए उतने उस पार्टी की सीट का बंटवारा हो गया। तो आप सीट का बंटवारा नहीं कर पा रहे, आप कोई प्रोग्राम कहीं नहीं कर पा रहे। आपको दूसरी बात यह है कि आपको लोगों को अल्टरनेटिव देना पड़ता है कि भाई हमको मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, नीतीश को हराना है। लोग बोलेंगे बिल्कुल हराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनको हराने के बाद आगे क्या, उसका जवाब भी होना जरूरी होता है। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। देखो बाला साहब ठाकरे अपोजिशन के बड़े नेता बनकर उभरे 1980s में। तो उसके पहले उनसे भी बड़े बड़े नेता, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर थे। बाद में 77 के बाद बिहार गए। लेकिन वो थे आचार्य अत्रे थे, कॉमरेड एस.एम. डांगे थे, एस.ए. डांगे थे। फिर समाजवादी पार्टी के एस.एम. जोशी थे। एक से एक दिग्गज नेता थे और बाला साहब ठाकरे से भी बड़े अनुभवी और तगड़े नेता थे। लेकिन वो कभी भी कांग्रेस को हरा नहीं पाए। और इसका कारण एक ही था कि ये जोर शोर से प्रचार करते थे। मैंने 9वीं में था तो मैंने आचार्य अत्रे का भाषण सुनने के लिए घर में पिटाई हुई थी मेरी। और पिटाई क्यों हुई थी, ये इतने पॉपुलर थे कि हम 7:30 बजे की मीटिंग है इसलिए गए थे वर्ली में। और वो आए 3.5-4 घंटे लेट आ गए। तो रात को 1 बजे के बाद मीटिंग खत्म हो गई। हम खेलने के लिए निकल गए थे। घर में सब चिंतित थे बच्चे गए कहा। हम 3 बच्चे थे हमारे बिल्डिंग के, हमको तीनों पीटा था पेरेंट्स। तो इतनी पॉपुलैरिटी थी, फिर भी कांग्रेस हारती नहीं थी। इसका कारण ये था कि ये लोग कांग्रेस को हराने की बात कर रहे थे, लेकिन जी। कांग्रेस को
हराने के बाद आगे क्या करेंगे ये नहीं बोलते थे। ये जवाब देने वाला महाराष्ट्र का पहला नेता था बाला साहब ठाकरे। उन्होंने बोला इनको धक्के मार कर निकाल दो, मैं सरकार चला के दिखाता हूँ, मैं रिमोट कंट्रोल हंटर लेके खड़ा हो जाऊंगा। तो लोगों ने उनको सत्ता दे दी। आज आप बिहार के चुनाव में अगर देखोगे सिचुएशन तो वो है कि बस इनको हराना है और उसके आगे क्या करना है पता नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। तब की बात तब, आज की जल्दबाजी है। आज चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, आज प्रोग्राम बताने की जरूरत नहीं, बस इनको हरा लो। इसका मतलब ही आप देखो, मुंबई में बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। वो म्यूनसिपालिटी आकर हर बारिश के पहले अप्रैल मार्च में एक नोटिस लगा देती है, भाई ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ये छोड़ के निकल जाओ। लेकिन लोग निकलते नहीं, क्योंकि वहां से निकल कर जाए तो सर पर छप्पर कहाँ है, तो वहां ही टिके रहते हैं और उनमें से कुछ मरते भी है। लेकिन वो जगह छोड़ते नहीं, उसको वोटर बोला जाता है। समझे आप? वोटर देखो, वोटर कैसे सोचता है वो समझा। वोटर सोचता है कि ये घर तो गिर जाएगा, लेकिन जब गिरेगा तब गिरेगा। आज भी अगर मैं ये छोड़कर निकल जाऊं कि बहुत 15 दिन में 12 दिन में बारिश होने वाली है, उस वक्त मैं रहूंगा कैसे? फुटपाथ पर, खुले आसमान के नीचे? तो मैं भीग जाऊंगा, मेरा सामान खराब हो जाएगा। तो जब तक 12 दिन बचे, 70 दिन बचे, गिरने वाली इमारत में रहूंगा, इस ढंग से वोटर सोचता है। तो तेजस्वी यादव या कांग्रेस का मतलब किसी की भी कैसी भी गारंटी नहीं है। बस नीतीश को हटाओ और बाद में जहां जाना है मरो, हमको क्या लेना देना है। हमको सिर्फ नीतीश को हराना है, मोदी को हराना है। तो लोग उनसे दूर क्यों भागते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाता है। उस वोटर के दिमाग जैसा चलता है, ऐसा अपना दिमाग दौड़ाओ, आपको जवाब मिल जाएगा कि बिहार में क्या हो रहा है। और एक क्लियर इन्होंने में बड़ा ना कि सामने लड़ने वाला कोई नहीं। लड़ने का मतलब सिर्फ हराना नहीं होता है, आपको जीतना भी होता है। सामने वाले को हराओ, आप जीतो, उसके बाद आप कोई एस्टेब्लिशमेंट बनाओ, सरकार चलाओ। ये सरकार चलाने की बात ही नहीं कर रहे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हरियाणा में इनको बड़ा सेटबैक मिला। हरियाणा में इनको लगता था कि भाई ये बहुत आसान सी जीत होगी, और हरियाणा में आसान सी जीत क्या है, इन्होंने तो एनडीए की रिकॉर्ड जीत करवा दी। और आज मैं देख रहा था वहाँ के एक बड़े पुराने कांग्रेसी नेता प्रोफेसर संपत सिंह हैं, जाट नेता हैं प्रोफेसर संपत सिंह, और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और इस्तीफा दिया, और चिट्ठी में खड़गे साहब को ये लिखा कि साहब कि चूंकि हमारा और आपका कोई परिचय नहीं है, इसलिए पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। तो एक पेज में उन्होंने अपना परिचय दिया, और उसके बाद जो वहाँ की समस्या है खास कि भाई एक वंश के पास में पूरी पार्टी की कमान है और वो सबको प्रताड़ित करते हैं, और चूंकि ये शायद शैलजा के निकट थे तो इनको उसको किया गया। तो बातें तो ये हर तरह की करते हैं कि साहब कि हम जो है वो अ, जाति के हिसाब से सबको बांटेंगे, और हम पोस्ट भी जो है वो पार्टी की पोस्ट भी जो है वो जाति के हिसाब से देंगे। लेकिन चाहे आप हरियाणा देख लो, चाहे आप महाराष्ट्र देख लो, मिलता उन्हीं को है जो वंश वाले होते हैं, जिनके पास किसी वंश का कोई प्रमाण पत्र होता है, उन्हीं को सब देते हैं। तो हरियाणा में आ रहे वही रिपीट हुआ महाराष्ट्र में। यहाँ तो वैसे भी वो नंबर 2 की पार्टी है। नंबर 2 मतलब अपने गठबंधन में ही नंबर 2 के हैं। तो कैसे ये इसको ठीक करने का, या नहीं, ठीक वो करने तो का है ही नहीं? मैंने बहुत पहले आपको बता दिया है, शायद पिछले साल जयपुर डायलॉग्स के कॉन्क्लेव में भी मैंने ये बोल दिया था कि राहुल गांधी की भी एक स्लोगन है, टैगलाइन है, मोदी की जैसे न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो राहुल गांधी की टैगलाइन है कि न मैं पार्टी चलाऊंगा न पार्टी चलाने दूंगा।
तो बस उस हिसाब से वो चल रहे। तो उसमें वंशवाद की भी जरूरत नहीं है। हाँ, काम करने वाला कौन है, कौन बचाना है चाहता है पार्टी, बस उसको निकाल बाहर करो। इतना ही सिलेक्टिव काम राहुल गांधी करते। जो पार्टी चला सकते हैं, अच्छी तरीके से चला सकते हैं, फिर से खड़ा कर सकते हैं पार्टी को, बस उनको ढूंढो और उनको निकाल बाहर करो। हमको ना भारत का घोड़ा चाहिए, ना हमको रेस को घोड़ा चाहिए, हमको ना दौड़ने वाला लंगड़ा घोड़ा चाहिए। अगर ये इन्होंने तय करके रखा है तो आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस मर रही है। तो इससे ये नेता अब तक क्यों रहते हैं वहां मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि इनकी भी बुरी हालत ऐसे है कि और कोई चारा नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। ये और किसी पार्टी में इनको आसरा मिलने वाला है नहीं है, या कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, तो बचे पड़े हैं। जैसे देखो, एक कबाड़ खाना होता है, कबाड़ खाने में बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है। अगर कोई ग्राहक आ जाता है तो उस दिन उसकी कीमत बढ़ जाती है, नहीं तो कबाड़ में पड़ा रहता है, उससे ज्यादा उसको कोई अहमियत नहीं होती। तो ये सब कबाड़ है, उससे कोई ज्यादा नहीं है। तो एक नेता निकल गया तो राहुल गांधी को मालूम है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके आज भी अगर पूरे देश में 10, 12, 11, 14% तक वोट है तो ठीक है, और 5 साल के बाद वो 9, 10, 11% हो जाएंगे। उसके और 5 साल बाद देखेंगे तो 8, 7% चले जाएंगे। बिहार में क्या हो गया, 50 साल में आप तमिलनाडु देखो तो आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस खुद के लिए 1.5-2% से ज्यादा नहीं जा सकती। आज यूपी आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि कोई अलायंस होती है तो, वरना 3-4% से ज्यादा कांग्रेस नहीं जाती। बिहार में वही हालत है। तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। और कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है वो बोलती है हमको तो इसको ही लेकर चलना है। कारण मैं हमेशा बोलता हूँ कि कांग्रेस चलाने वाले जो है वो कांग्रेस में है ही नहीं है। जो कांग्रेस को चलाना चाहते वो जाकर मीडिया में बैठे, वो जाके यूनिवर्सिटी में बैठे, वो जाके अलग अलग चैनल के डिबेट में बैठे, पार्टी में नहीं बैठे। आपके जो बहुत सारे बुद्धिजीवी है वो ओरिजिनल कांग्रेस वाले, बाकी की कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कब की मर चुकी है। वो मरे हुए घोड़े को हंटर से मार रहे हैं कि भैया उठकर खड़ा हो जा, लेकिन अब तू मरा है तो उठकर खड़ा कैसे होगा। तो ये चलता रहेगा। उससे मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनको करना नहीं है, करना नहीं है। हाँ, उनको ये बचकानी हरकतें करनी होती है। मैंने कल ही ओंकार चौधरी के प्रोग्राम में एक बात बता दी थी। हमारे मराठी में एक पूलो देशपांडे नाम के बढ़िया बड़े सरकास्टिक लिखने वाले थे। तो उन्होंने एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी स्टेट एसटी बस से जाने का एक कथानक लिखा था। तो उसमें शुरुआती उन्होंने की थी, मैंने एसटी से प्रवास किया तो उसमें हॉर्न छोड़कर सब पुर्जे बज रहे थे। एक गाड़ी में हॉर्न बजना चाहिए ना, बाकी आवाज आने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस हॉर्न की आवाज नहीं आ रही थी, बाकी सब बज रहा था। तो राहुल गांधी का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा है, वो राजनीति छोड़कर बाकी सब चीजें करते। तो अगर ऐसा नेता है तो उसकी देखो, बाकी की बातें छोड़ दो, कल परसों की बात है, रविवार की बात है, हमारी वो विमेन्स क्रिकेट टीम है, बच्चियां छोटी लड़कियां है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं वो खबरें देख रहा था तो लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता है और लड़के मोटर बाइक पर झंडा लेकर दौड़ दौड़ कर जिंदाबाद कर रहे। ये उल्टा करिश्मा हो गया। एक बात 10 साल पहले नरेंद्र मोदी बोले थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां तक आ गए देखो, हम कहां तक आ गए। ये मजाक नहीं थी, एक स्लोगन नहीं थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और आज लड़कियां वर्ल्ड कप जीतती है और इतने तगड़े तरीके से जीतती है कि पाकिस्तान हो या और कोई कंट्री हो, उनके लड़के भी इनसे खेलने के लिए डरे। इस ढंग से खेलिए तो खेली मतलब क्या है, टीम वर्क है।
आप मुझे बताओ, राहुल गांधी जिस टीम में कैप्टन बनना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि जो सब लूले लंगड़े खिलाड़ी लाकर दे दो मुझे, जो बॉल नहीं फेंकना चाहिए, जिसको बैट पकड़ने नहीं आती, ऐसी टीम चाहिए। तो कांग्रेस क्या चलेगी, उनका गठबंधन क्या चलेगा? नहीं चल सकता। बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि इनको खेलने वाली टीम चाहिए ही नहीं। तो परिणाम क्या मिलेगा? तो ये बताएं कि फिर इधर अभी जो अगला जो इनका टेस्ट होने वाला है, अगला टेस्ट होने वाला है मुंबई में, बीएमसी का इलेक्शन होगा। और उस बीएमसी के इलेक्शन के लिए क्या तैयारी? बिल्कुल तैयारी है, मोर्चा निकाला ना उस दिन। वो तो मैंने उस पर एक मराठी में वीडियो बना दिया, हम्म, सत्याचा मोर्चा ऐसा नाम लिया था। हम्म, तो सत्या नाम की फिल्म आई थी ना, हम्म, तो उसमें वो मनोज वाजपेयी था। वो बोलता है मुंबई का किंग कौन, भीकू मात्रे। तो उस मोर्चा से भीकू मात्रे ही गायब था, संजय राउत गायब थे। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया, सत्याचा मोर्चा है पण भीकू मात्रे गायब, क्योंकि वो कुछ ट्रीटमेंट बीमार है, तो ट्रीटमेंट लेने गए थे। लेकिन बात यह है कि आप जो मोर्चा निकाल रहे हो, अभी देखो आज 3 तारीख है, कितनी तारीख है? 4 तारीख। 3 दिन हो गए, और 3 दिन में बात यह है कि अभी शायद अभी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसमें पूरे महाराष्ट्र का चुनाव का टाइम टेबल और प्रोग्राम डिक्लेयर होने वाला है। तो ये जो मोर्चा निकाला था वोटर लिस्ट सुधारने के लिए, उसका क्या हुआ? भूल गए, भूल गए। अब अगर आज चुनाव आयोग प्रोग्राम डिक्लेयर कर देता है तो क्या करेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे ने तो बोल दिया। मुझे तो लगता है कि राज ठाकरे, ये देवेंद्र फडणवीस ने इनके पास भेजा हुआ ट्रोजन हॉर्स है। इनकी तैयारियां, उनका प्रोग्राम फर्स्ट करने के लिए राज ठाकरे को शायद देवेंद्र फडणवीस ने भेजा है। क्योंकि देखो, अच्छा। एक बात आप समझ लो, पिछले कुछ 10-15 दिन से आप देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी है कहाँ? महाविकास आघाड़ी को चला कौन रहा है? राज ठाकरे चला रहा है, जिसको हाईजैक करना बोलते। एक तरीके से महाराष्ट्र में जो विपक्ष की राजनीति है वो राज ठाकरे ने हाईजैक कर ली है। अब ये सवाल है कि ये कोर्ट में जाएंगे तो जाने दो। कोर्ट ने तो पहले हरी झंडी दिखाई है, और 31 जनवरी के पहले पूरे सब स्थानीय चुनाव होने चाहिए, ये तो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब ये अभी जाएंगे तो उसकी सुनवाई होने में कम से कम 1.5-2 महीने जाएंगे, तब तक 31 जनवरी आती है। तो चुनाव आयोग बोलेगा नहीं नहीं, 31 जनवरी के बाद आ जाओ। लेकिन तब तक चुनाव की जो तैयारी विपक्ष को करनी है, उसका तो सत्यानाश राज ठाकरे ने कर दिया, और इनको पता तक नहीं है। अब बात ये होती है ना कि आपको मुंबई में देख, एक सीधी बात हो जाए, एक मैं आपको बोल दूं कि वोट, जो मैंने शुरू में बोल दिया, वोट चोरी का मतलब क्या होता है? बूथ में जाकर कोई वोटिंग करता है, उस वक्त वो वोट होता है, वरना वो वोटर की लिस्ट होती है। अब एक बात है, समझो मुंबई में कुछ 1 करोड़ के आसपास वोटर है, इसका मतलब 1000 का एक बूथ हम पकड़ते हैं तो 10,000 बूथ होते। 10,000 बूथ जो है, वो बूथ यानी उस वहां की एक कॉलोनी होगी, या कुछ छोटा मोटा 3-4 चॉल्स होगी, या बस्तियां होगी, उनके ही 1000 लोग वोटिंग करने आ जाएंगे। तो उस इलाके में, उस बस्ती में रहने वाले 3 लड़के ऐसे तैयार करो कि जो उस बस्ती का हर चेहरा जानते हैं। अगर उसमें कोई बोगस है तो उसको बूथ में पकड़ के पुलिस के हवाले करो, चोरी पकड़ी गई और वोटिंग तो हुआ नहीं। लेकिन आप मोर्चा निकालकर ये बता रहे हो
कि एक एक बूथ के लिए 2 या 3 लड़के हमारे पास नहीं है, यानी पूरी मुंबई में महाविकास आघाड़ी और राज ठाकरे की पार्टी मिलकर इनके पास 30,000 बूथ के लिए पोलिंग एजेंट नहीं है। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? इसका मतलब जो करना है, बोगस वोटिंग करना है, वो करे। हाँ, इससे इनको बचाओ। भाई कोरोना मेरे घर में नहीं आना चाहिए और इसके लिए मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। कोरोना मेरे घर में ना आए, इसलिए चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, गवर्नमेंट हो, उसने कुछ करना चाहिए ताकि मेरे घर में कोरोना का वायरस ना आना चाहिए। तो मरो। अभी जो महाराष्ट्र में होने जा रहा है चुनाव, इसमें ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका कारण सीधा साधा है, इनको कुछ भी करना ही नहीं है। और दूसरी बात है, इनकी सब लड़ाई बेचारे मीडिया में बैठे जो पत्रकार हैं वो लड़ रहे, वो लड़ रहे। अब ये बोलते हैं कि अरे आरोप तो चुनाव आयोग पर है, फिर बीजेपी क्यों जवाब देती है? अरे आपने बोला है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है, तो आरोप दोनों पर आप कर रहे हो ना। अगर दोनों पर आरोप हो रहे हैं, एक जवाब नहीं दे रहा है लेकिन दूसरा तो दे रहा है। मुझे एक राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन था, उसका एक किस्सा मुझे चुटकुला याद आता है। वो एक बार बोलता है, जया भादुड़ी ने अपने पति को यानी अमिताभ बच्चन को बोला, जाओ मंडी में और कुछ सब्जी वगैरह लेके आओ। तो अमिताभ बच्चन के रोड पर सब्जी वाला बैठा है और वो कुछ लिया और बाद में वो धनिया वगैरह होता है ना, मिर्चा वगैरह, उसके पास आ गए और उसको अमिताभ बच्चन बोलते हैं, अरे भाई ये नींबू कितने का है? तो वो सब्जी वाला उनके पास ध्यान ही नहीं देता, जवाब ही नहीं देता। 2-3 बार हो जाता है, फिर बाहर का कोई इंसान आता है, अरे बोलते हैं वो उनको जो अमिताभ बोलता है, देखो ये कितना मस्त उसके मस्ती है, मैं नींबू खरीदना चाहता हूँ और ये नींबू कितने का है वो भी नहीं बता रहा है। तो जो दूसरा आया हुआ कोई है, वो सब्जी वाले को बोलता है, यार तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तो वो सब्जी वाला बोलता है, यार उनकी बात छोड़ दो, उनको कम समझाए, मैं संतरा और मौसमी बेच रहा हूँ, वो नींबू की बात पूछ रहे। ये इतने ऊंचे है कि उनको संतरे और मौसमी है वही नींबू लग रहे, तो उनको जवाब क्या दो? तो चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं दे रहा है उसका पता समझ में आया आपके? वो राजू श्रीवास्तव की समझ में आया था, हमारे मराठी मीडिया के या पूरे देश की मीडिया की समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा। देखो कुत्ते की धुन जो होती है वो कितनी भी नली में डाल के रोको सीधी नहीं होती। तो राहुल गांधी के सवाल ये कुत्ते की धुन है। अब ये बोलते हैं कि चुनाव आयोग क्यों नहीं वो धुन नली में डाल रहा है। अरे बस फिर धुन सीधी करने को बैठ गया तो चुनाव आयोग चुनाव का काम कब करेगा? ये हमारे बुद्धिजीवी है, इनको इतना भी पता नहीं है कि कुत्ते की जो नली में डालो और कुछ करो सीधी नहीं होती। और ये बड़े डिबेट कर रहे हैं, कितने 2 महीने 3 महीने डिबेट चल रही है कि कुत्ते की धुन सीधी क्यों नहीं होती, चुनाव आयोग उसको नली में क्यों नहीं डाल रहा। तो चुनाव आयोग इनको इग्नोर करता है, जैसे उस सब्जी वाले ने अमिताभ बच्चन को इग्नोर किया, ऐसा चुटकुला राजू श्रीवास्तव ने बताया था। वो कॉमेडियन है लेकिन उसको समझ में आता है, लेकिन हमारे पत्रकार वगैरह है उनकी समझ में वो बात नहीं आती। तो चलेगा और क्या होगा। अच्छा, एक और SIR चालू हो रहा है, आज से चालू हो रहा है। हाँ तो एक तरफ तो ममता दीदी उसके विरुद्ध निकाल रही हैं, धरना निकाल चुकी, और दूसरी तरफ स्टालिन बाबू जो है वो बहुत नाराज है। तो तमिलनाडु में तो इतना इशू ही नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े आए थे उसमें ये पता चला था कि तमिलनाडु का जो एक गैप है पॉपुलेशन ग्रोथ और वोटर ग्रोथ का, वो जो नॉर्मल लिमिट है उसके अंदर है, एक
20% के आसपास मौतें होती हैं, तो उनका 20% से नीचे है। बंगाल का 47.8% है, जो कि वो 20% एवरेज से बहुत ज़्यादा है, 2.5 गुना करीब। तो बंगाल वालों को तो चिंतित होना चाहिए, स्टालिन बाबू भी चिंतित हो रहे हैं। एक बार कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर अपना निर्णय दे चुका है, उसके अनुसार बिहार में चुनाव भी हो रहे हैं। तो ये सब जो है, ये फिर से क्या करना चाहते हैं? इनको पता है कुछ नहीं होगा। वो तकरार तो करती रहनी चाहिए ना। हम अपोजिशन में है, हम मोदी की अपोजिशन में है, और मोदी भी इसलिए जवाब नहीं देते क्योंकि मोदी जी को मालूम है, इनको भी मालूम है वो झूठ बोल रहे, इनको भी मालूम है वो झूठी झूठी बातें कर रहे, उसका कोई जवाब नहीं होता। तो जिसका जवाब ही नहीं है उस पर चर्चा क्यों करे? अब ममता दीदी को मालूम है, देखो ये जो बोगस वोटर आए हैं, घुसपैठी है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनके पास कोई कागज नहीं है। अब ये बात है कि वो नाराज नहीं है। मैंने तो कुछ खबरें सुनी है कि पटना से हो, बंगाल के बहुत सारे शहरों से जो डोमेस्टिक काम करने वाली महिलाएं हैं, कुछ बाजार में या यहाँ वहाँ कूली का काम करने वाले जो मजदूर है, वो गायब हो गए अचानक, क्योंकि उनको मालूम है हम तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं है और एसआईआर में हम पकड़े गए तो हम गिरफ्तार हो गए। ममता दीदी कहाँ गिरफ्तार होने वाली है? तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया है, पलायन जोर से शुरू हो गया। तो आप जितना भी करते रहो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये समझेंगे नहीं ना, डूबने वाला होता है उसको कुछ ना कुछ आशा होती है कि कोई तिनका तो आएगा, कोई तो तिनका आकर मुझे बचाएगा। लेकिन सच्चाई ये होती है कि तिनका आपको बचाता नहीं, वो कहावत है, लेकिन तिनका आपको प्रेरणा देता है। उससे प्रेरणा लेनी है, आधार नहीं लेना है। अगर आप तिनका पकड़ लोगे तो आपके साथ तिनका भी डूब जाता है। ये सीधी सादी बात है। तो इनको अब दूसरी बात ये होती है कि ऐसे जो दस्तावेज के बिना लोग होते हैं, उनकी तो लाचारी होती है, पेट पालना होता है, उसके लिए काम के लिए आए, तो उनको वोटर लिस्ट में कांग्रेस हो, आरजेडी हो या स्टैलिन जो कोई है वो डालेगा, और वो उसको लाचार रखेगा। क्योंकि अगर इस देश में रहना है तो उसको आश्रय चाहिए। वो आश्रय कौन देता है, आसरा कौन देता है? ममता देगी या और कोई देगा? तो इसलिए उनको लाचार रखा जाता है। उनकी जिंदगी सुधारेंगे नहीं, उनको लाचार रखेंगे, क्योंकि जितने लाचार रहेंगे उतने वो उन पर निर्भर रहते हैं कि भाई ये सत्ता में रहेगा तो हमारा पेट पालना, हमारी रोजंदारी चालू रहेगी। तो इसलिए वो तकरार तो करेंगे, क्योंकि उनके वोटर घटेंगे ना, उनको मालूम है वोटर घटेंगे तो किसके घटेंगे। अब आपको अगर इतनी ही चिंता है तो 70% अगर वोटिंग होता है तो 30% वोटिंग है, उनका नाम है, वो लीगल है, तो वोटिंग के लिए क्यों नहीं आते? उस पर मेहरबानी करो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखो, पिछले मई जून में 24 के जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस को या महाविकास आघाड़ी को अच्छी सीटें मिली, लेकिन फर्क कितना था? महाविकास आघाड़ी और महायुति में सिर्फ 2 लाख का फर्क था, 0.3%, आधा परसेंट से भी कम। तो खुले आम अगले 4 महीने देवेंद्र फडणवीस हर जगह जाकर बोल रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे, भैया हमने लिथार्जी दिखाई, हमारे वोटर्स को हमने निकाला नहीं है। अगर 2 लाख का फर्क है, 0.3% का फर्क है, तो 2 या 3% भी वोटिंग बढ़ाते हैं तो चुनाव यहाँ के वहां हो जाएंगे। ये तो ओपनली बोल रहे थे ना, ये ओपनली बोल रहे थे। अपना जो वोटर है उसको बस बाहर निकालो, चमत्कार दिखाई देगा, और हो गया चमत्कार। तो बात यह है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वोट चोरी लगती है तो और वोटिंग ना करने वाले 30% वोटर है, उनको बाहर निकालने की योजना बनाओ।
देखो, बैट्समैन है, वो तय नहीं करेगा कि सामने वाली टीम से बॉलिंग कौन करेगा। मुझे स्पिनर चाहिए, मैं फास्ट बॉलर से बैटिंग नहीं करूंगा, ये आप नहीं बोल सकते। सामने वाली टीम तय करेगी कि आपके लिए बॉलर कौन होगा, वो बॉलिंग कैसे करेगा, किस एंड से बॉलिंग करेगा। इनका कहना ऐसा है कि राहुल गांधी या उन लोगों की तकलीफ यही है कि अरे अगर हम ओपिनियन पोल से जीत जाते हैं तो चुनाव लेने की क्या जरूरत है। चुनाव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम जीतते हैं, ओपिनियन पोल बोलता है तो बस जीत गए, बाकी का झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फटाफट ओपिनियन पोल के आधार पर जी भाऊ। हाँ, तो ये जो चल रहा है अभी अभी हमारा जो ब्रेक हो गया था, इसके बीच जी में देख रहा था तो महाराष्ट्र चुनाव आयोग के जो है प्रमुख महाराष्ट्र के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उन्होंने महाराष्ट्र में जो नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह छोटी छोटी है, महापालिका के नीचे, और जिला पंचायत, जिला परिषद छोड़कर जो चुनाव है, कुछ 300-400 ऐसे लोग का टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया। तो ये सत्याचा मोर्चा वगैरह करके क्या निकलने वाला है। आप चुपचाप उसमें शामिल हो जाओ या तो बहिष्कार करो। अब बहिष्कार करोगे तो अगले 5 साल क्या करोगे। आपके ही जो कार्यकर्ता है, इच्छुक है, वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट खड़ा रहना पड़ेगा या तो पार्टी करके उतर जाओ। देखो, कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम बोलते हैं ना, रबर भी इतना खींचो मत कि टूट जाए। तो ये इनको समझना चाहिए कि आप कहां तक जा सकते हो, उसकी मर्यादा क्या है। अगर मर्यादा भूल जाओगे तो बिल्कुल टूटेगा, उससे कोई चारा दूसरा नहीं है। और चुनाव आयोग हो, आप कितना भी आरोप करो, मीडिया में चुनाव की जो मामले हैं या सुनवाई नहीं होती, ये स्वयंभू संस्था होती है। और अगर उन्होंने तय किया, आपको याद होगा शायद ये जो एशियन कप था, उसकी मैच में पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम ऐसे नहीं आएंगे, भारत के साथ नहीं आएंगे। तो जो बोर्ड था उसने बोल दिया कि ठीक है, तुमको पूरी टूर्नामेंट से बाहर करते, चुपचाप निकल कर बाहर आ गए। तो आपका अधिकार जो होता है, वो अधिकार, देखो, आपका जो अधिकार है वो मेरे नाक के 1 फीट पहले तक होता है। अगर मेरे नाक को लगने वाला है तो आपका अधिकार बाद हो जाता है, फिर मेरा अधिकार शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपके जो हक है, आपके जो अधिकार है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम लक्ष्मण रेखा पार न करें, लांघनी नहीं चाहिए। इनका बिल्कुल ये हो गया है कि ये इतने बौखलाए, उनके समझ में नहीं आया तो करे तो क्या करे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनका भी डोनाल्ड ट्रंप हो गया है कि क्या करना है। क्योंकि रोज सुबह उठकर एक नई टैरिफ लगाता है। तो मैंने तो मेरे पत्नी को बोल दिया, शायद और कुछ दिन ट्रंप ऐसा ही करता रहा तो आगे चलकर लोग हिंदी में नई शब्दावली इस्तेमाल करेंगे कि कोई आपके साथ कोई दोस्त आया तो मैं पूछूंगा आपकी तारीफ, उसकी जगह बोलेंगे आज की टैरिफ। ये नई शब्दावली बन जाएगी, क्योंकि हर दिन टैरिफ बदलते हैं। ये क्या मजाक बना रखा है। ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर दिन आप टैरिफ बदलोगे। तो जितना वो ट्रंप बौखलाया था, पूरा का पूरा हमारा विपक्ष बौखलाया है, उनके समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनके जो बुद्धिजीवी है, मैं कल सत्या हिंदी वगैरह देख रहा था, अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा तो महागठबंधन जीत जाएगा। तो भाई साफ साफ बोलो ना कि चुनाव क्यों ले रहे हो। सामने वाली हमारे खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ दूसरी पार्टी या दूसरे गठबंधन को चुनाव लड़ने का अवसर क्यों दिया जा रहा है। यही तो पक्षपात है कि हम चुनाव में उतरे हैं और बाकी और भी चुनाव लड़ेंगे,
हम क्यों चुनाव लड़ेंगे? हम तो ओपिनियन पोल से ही जीतते हैं। तो ओपिनियन पोल से जीतने की मानसिकता जब हो जाती है, तब लगता है कि चुनाव लेना ही अन्याय है, वोटिंग लेना ही अन्याय है। ये मानो एक तरीके से अमिताभ थे उस डायलॉग तक चले गए कि हम खड़े रहते, लाइन वहीं से शुरू हो जाती, फिर वहां टिकट की खिड़की हो या ना हो, हम खड़े हैं ना, तो बस लाइन में आ जाओ। तो ये पगलापन है और आम जनता इससे ऊब चुकी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। कुछ बोलते हैं ना कि उनको जूते मारने से ही समझ में आता है, जूते मारने से समझ में आता है। तो इनको उनकी जगह जो असली है वो वोटर दिखा देगा, वोटर दिखा देगा। और उससे भी आगे जाओगे तो जेनजी नेपाल चल रहा था, अब जेनजी पाकिस्तान में शुरू हो गया। उनका रक्षा मंत्री है, उसके मुंह पर किसी ने काली स्याही फेंकी है ना, तो जेनजी पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। तो आहिस्ते आहिस्ते बोलेंगे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अच्छे हैं, हम वहां निकल जाते, तो जाओ भैया। इन्होंने राजनीति को मजाक बना रखा है, लेकिन आम जनता ठीक ढंग से सोचती है। आम जनता जो सोचती है वही वोट करती है, तब उसको वोट बोलते हैं। वोट चोरी बोलने से कोई चोरी होती नहीं। और आपने ट्रंप की बात की, तो ट्रंप तो अभी कह रहा है कि साहब कि मैं अब न्यूक्लियर बॉम्ब लाके जा रहा हूँ, और उसके हाँ? जो सेक्रेटरी ने, एनर्जी सेक्रेटरी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं करने जा रहे। वो सब एक कैटेगरी के है। राहुल गांधी भी हाइड्रोजन बम बनाने वाले, फेंकने वाले थे। बनाने की बात छोड़ो, बनाना बाद में, पहले फेंकेंगे, बाद में बनाएंगे। पहले बम फेंक देंगे। अरे बनाया क्या नहीं बना में बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बम तो फेंकना है। तो ट्रम्प भी ये सब कर सकते हैं। उनकी उम्र तो ज्यादा है, राहुल गांधी भी जो कोई बोलते भी नहीं, समझ में नहीं आता। और मुझे दया अगर किसकी आती है ना, तो ये जो बचकानी हरकतें हैं, वही बड़ी चालाकी है, बड़ी क्या बोलते चाल है, ये प्रूव करने की जो कसरत बहुत सारे पत्रकार करते हैं, मुझे उनकी दया आती है, उनकी दया आती है। कि हर कोई, देखो हमारे घर में बच्चे होते हैं, 2, 4, 5 साल के होते हैं, तब तक जो बचकानी हरकतें करते हैं, हम एक दूसरे को बड़ी ये सुनाते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब बड़े होते हैं तो उनका कान पकड़ लेते हैं, नहीं अभी बच्चा नहीं रहा। तो ये राहुल गांधी को ना दादी ने, ना बाप ने या माँ ने कभी समझाया कि भाई तो अभी बच्चा नहीं रहा है। वो समझ रहा है कि मैं अभी भी बच्चा हूँ, और जो मिलेगा उसको खिलौना समझकर खेलूंगा। तो चलता रहेगा। कांग्रेस, देखो एक बात है, एक तरीके से बीच में हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने मानो बेसिकली नक्सल खत्म कर दिए। तो नक्सल खत्म हुए, लेकिन अर्बन नक्सल नहीं खत्म हुए। वैसे ही कांग्रेस मर चुकी है, लेकिन मीडिया वाली कांग्रेस अभी जिंदा है। तो जब तक मीडिया में है तब तक कांग्रेस रहेगी। चुनाव की या पॉलिटिकल पार्टी नाम की कांग्रेस कब की खत्म हो चुकी है। वो बेड रिडन है, लेकिन उसका इच्छा मरण है, जो भीष्म के लिए वरदान का, कि जब इच्छा होगी मर सकता है। जैसे कांग्रेस मरेगी पक्की, लेकिन इच्छा मरनी है। सबसे बड़ी पार्टी है इंडियन पॉलिटिक्स का, भीष्म पितामह है कांग्रेस, लेकिन इच्छा मरनी है। सर पंजरी पड़ी हुई है, देखते कब मरती है। लेकिन उधर मरे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हमारे पुण्य प्रसून वाजपेयी है, फिर आशुतोष है, तब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी, क्योंकि वही अब असली कांग्रेस है। जी, आइए आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल।